student, this is Shivam Segar in front of you and today we have to start the second chapter of class 12 CBSE board, that is solution. देखिए जब वर्ड हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये वर्ड आप लोगों ने क्लास 9 के सेकंड चैप्टर में पहली बार सुना होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। वहां आपके टीचर ने पढ़ाया भी होगा कि सर सॉल्यूशन क्या होता है। तो सर कुछ लोग ये कहेंगे सर हमने क्लास 9 की छोड़ो, क्लास 10 की बातें याद नहीं रहेगी, तो आप 9 की बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने वहां पढ़ लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं पढ़ा तो दुनिया में इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। फिर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हम चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से वहां तक ले जाएंगे जितना कि हमारे सिलेबस में है। ज्यादा भी नहीं पढ़ना, इस बात को याद रखना। कुछ चीजें अगर ज्यादा पढ़ लो तो भी नुकसानदायक हो जाता है, और कम भी नहीं पढ़ना, जितना हमारे सिलेबस में सारा कवर करेंगे, ठीक है। दूसरा, ये चैप्टर का सर वेटेज कितना, मतलब ये चैप्टर से कितने मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। सर टोटल इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे बेटा, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं आएगा, मतलब ये चैप्टर टोटल 5 मार्क्स का आता है। क्लियर है। अब दूसरी बात, सर इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो देखो ये चैप्टर न्यूमेरिकली जाता है, थ्योरेटिकली कम। तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो कंफर्म है, थ्योरेटिकल उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो देना चाहते हैं या नहीं। कोशिश तो रहती है कि एक आध थ्योरेटिकल भी डेफिनेशन वो दे देते हैं। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए अब सर इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। आप सभी को पता है क्लास 12 के सारे चैप्टर सर बहुत बड़े हैं, और चैप्टर को जब थोड़ा सा आसान बनाना हो तो उनको टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और इस चैप्टर के भी 4 टुकड़े कर दिए गए, मतलब पार्ट 4 में डिवाइड कर दिया गया। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी एंड वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन का, और थर्ड में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रोप्स, और पार्ट फोर्थ में सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड बेंट ऑफ फैक्टर। अच्छा सर पार्ट में पढ़ने के कोई फायदे हैं, बिल्कुल फायदे हैं। अगर मान लो चैप्टर को पार्ट में डिवाइड ना करें, हम लोग स्टार्ट कर दें, तो उम्मीद खत्म हो जाती है। सर पता ही नहीं चलता कि चैप्टर खत्म कब होगा, बस लगे रहते और उम्मीद हार जाते हैं। पार्ट्स में डिवाइड करने के 2 फायदे। पहला कि जब हम पढ़ेंगे तो एक राहत मिलती, चलो सर एक पार्ट खत्म हो गया, चलो सर दूसरा खत्म हो गया, चलो सर लास्ट, एक्साइटमेंट बनी रहती है चैप्टर को पढ़ने की। दूसरी, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, रिवाइज करोगे चैप्टर को, तो आपको आसानी होती कि सर आज एक पार्ट पढ़ना, आज ये वाला पार्ट पढ़ना, तो 4 दिन के अंदर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो इसलिए चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्लियर है। चलिए हमें इसी के साथ अब हम लोग पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए सर हम इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट की स्टार्टिंग करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जब बात सॉल्यूशन की आती है तो ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, और सॉल्यूशन को तो आपने अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन है जो आप डेली देखते होंगे। तो आज हमें इन्हीं सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और सर हम ये भी जानेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो पर सॉल्यूशन को जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मिक्सचर क्या होता है, क्योंकि आप अगर मिक्सचर नहीं जान पाए तो सॉल्यूशन को नहीं जान पाओगे। क्योंकि सॉल्यूशन भी एक टाइप का क्या होता है, मिक्सचर। सर कैसे, पहले बताइए कि मिक्सचर क्या होता है। नाम से ही क्लियर है सर, मिक्स मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, 2 कम से कम 2 सब्सटेंस तो होने ही चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में आप मिक्स करते हो। सब्सटेंस बोल दो या कंपोनेंट्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, आप मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद जो बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। क्या बोलेंगे, मिक्सचर। और एक बात याद रखना, जिन सब्सटेंस को आप मिला रहे हो किसी भी रेशियो में ला सकते हो, कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, किसी भी रेशियो में ला दो तो जो चीज बनेगी उसे क्या बोलेंगे सर, मिक्सचर। और सर मिक्सचर कितने टाइप का होता है, जनरली मिक्सचर 2 टाइप्स का होता है। कितना सर, वन इज होमोजीनियस, और सेकेंड वन इज क्या सर, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो आप लोगों ने सर ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है, देखिए होमो का मतलब होता है सेम, और सेम का मतलब हम यहां पे बोलेंगे यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। बेटा यूनिफॉर्म वो वाला नहीं है जो आप लोग स्कूल में ड्रेस पहनते हो, वो वाला यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा मिक्सचर जो पूरा एक जैसा हो, एक जैसा दिखे हमें। मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जो हमें एक जैसा दिखे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मिक्सचर या फिर होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप नमक को लो, सॉल्ट को लो, आप पानी में मिलाओगे,
जब सॉल्ट पानी में घुल जाएगा तो जो मिक्सचर बनेगा आप उसको देखना वो एक जैसा दिखेगा, आपको उसमें सॉल्ट कहीं भी नहीं दिखेगा, पूरा मिक्सचर कैसा दिखेगा आपको, एक जैसा यूनिफॉर्म दिखेगा। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं सर, होमोजीनियस। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंसिस्ट ऑफ वन फेज, कंसिस्ट ऑफ वन फेज। ये कितने फेज से मिलकर बना है, एक फेज से, मतलब वो एक ही जैसा दिखेगा। क्लियर है? तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे सर, होमोजीनियस। सर और कोई एग्जांपल? बिल्कुल, आप लोगों ने ये वाला एग्जांपल तो डेली देखते होगे, कहीं ना कहीं तो देख ही लेते होगे। एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल में वाटर मिलाओ या वाटर में एल्कोहल मिलाओ, मिलाने के बाद मिक्सचर बनता है। क्या उसमें आप पहचान पाओगे कि सर पानी कहाँ है? बिल्कुल नहीं पहचान सकते। एल्कोहल में वाटर मिलाने के बाद आप देख ही नहीं सकते कि पानी कहाँ गया। तो इसका मतलब पूरा मिक्सचर कैसा दिखेगा आपको सर, एक जैसा। जब मिक्सचर आपको एक जैसा दिखे हर तरफ से तो समझ लेना कि सर वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो एल्कोहल प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये सारे के सारे कैसे मिक्सचर है, होमोजीनियस। क्लियर है? अब बात करते हैं सर हेट्रोजीनियस। अगर मिक्सचर एक जैसा ना दिखे, अगर मिक्सचर एक जैसा ना दिखे आपको तो उसे हम लोग हेट्रोजीनियस बोलेंगे। सर एक जैसा नहीं दिखेगा तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है सर? तो एक जैसा नहीं दिखेगा तो उसमें सर कैसा, मतलब आप कैसा कहना चाहते हो कि कैसा दिखेगा? जैसे आप पानी ले लो, उसमें आप तेल मिला दो, तो आप जब पानी और तेल को मिलाओगे तो आप देखोगे पानी की लेयर नीचे रहेगी और तेल की लेयर ऊपर। दोनों लेयर अलग अलग दिख रही है ना। उसमें कितने फेज दिख रहे हैं आपको सर, दो फेज दिख रहे हैं। कितने फेज दिख रहे हैं, दो। दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। क्या पूरा मिक्सचर एक जैसा दिख रहा? बिल्कुल नहीं दिख रहा सर, अलग अलग दिख रहा है। आप पानी में बालू मिला दो तो आपको बालू अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा। तो इसका मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके कंपोनेंट अलग अलग दिखे, मतलब मिक्सचर जिस कंपोनेंट से मिलकर बना है वो खुद अलग अलग दिखे हमें मिक्सचर के अंदर, तो समझ लेना वो मिक्सचर कैसा है, हेट्रोजीनियस। मतलब इसमें आप याद रखिएगा, इसमें एक से ज्यादा फेस होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेस, एक से ज्यादा फेस। अगर वो एक जैसा दिख रहा तो होमोजीनियस, अगर एक जैसा नहीं दिख रहा तो हेट्रोजीनियस। खैर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका एग्जांपल तो आप समझ ही गए सर, क्या सॉल्ट प्लस वाटर या एल्कोहल प्लस वाटर की बात कर सकते हो। इसमें वाइन प्लस वाटर, जब इन दोनों को मिलाओगे तो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा। कैसे देखिए, अलग अलग दिखेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर, हेट्रोजीनियस। अब हम लोग बात करते हैं सर सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन की। सर इसको हम लोगों ने क्यों पढ़ा, क्योंकि हम सभी को पता है कि सर सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर। बिल्कुल सर। अब सॉल्यूशन इन दोनों में से कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा, होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये मिक्सचर है तो कितने सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, दो से या दो से ज्यादा। तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। आप सब्सटेंस भी बोल सकते हो या आप उसे कंपोनेंट भी बोल सकते हो। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग तो समझ जाते हैं सर सब्सटेंस और कंपोनेंट क्या होते हैं, पर मैं कहता हूं कि अगर ये कुछ भी लिखा हो बात एक ही है। ठीक है, चलिए सर आ गया समझ में। बिल्कुल। अब एक बात मैं आपको बताता हूं कि सर सॉल्यूशन, एक बात बताइए कि सॉल्यूशन रियलिटी में कितने टाइप में मिलकर बने होते हैं। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। कितने चीजों से सर, दो। वन इज सॉल्यूट और अदर वन इज सॉल्वेंट। वन इज सॉल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट। क्लियर है? तो आपको एक बात तो समझ में आ गई, सॉल्यूशन क्या होता है सर, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो एक जैसा दिखेगा। कितने सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होगा। अब सॉल्यूशन एक्चुअली में दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखिए इसकी डेफिनेशन बड़ी कंट्रोवर्शियल में है। मतलब आप लोगों ने अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ी वो ये पढ़ी कि सर ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। यही तो पढ़ा आप लोगों ने सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम लोगों ने यही पढ़ा। मतलब ऐसा कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। अभी तक तो हम लोग यही बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे सर, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। क्लियर है? यही तो बोलते हैं सर। तो ऐसा कंपोनेंट या ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में हो, ज्यादा अमाउंट में हो, उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते थे, और जो कम अमाउंट में हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। पर क्या सर ये डेफिनेशन 100% करेक्ट है?
सर मैं आपको बता दूं ये डेफिनेशन 100% करेक्ट नहीं है। अगर आप कहें कि सॉल्यूट हमेशा ज्यादा हो, सॉल्यूट हमेशा कम होता है, तो आप बिल्कुल गलत है। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है, ये भी आप गलत है। तो सर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? देखिए एक बात, सबसे पहले कि सॉल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन पेपर में तो नहीं आती, तो कह दो सर यहीं खत्म कर दो, काहे के लिए डिटेल पढ़ा रहे। तो मैं आपको बता दूं सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम किसी चीज को एक बखूबी तरीके से जान जाए कि सर रियलिटी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम कैसे पहचानते हैं। हमें डेफिनेशन नहीं आती, हमें पहचानना आना चाहिए कि सर सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। बहुत अच्छे से पहचानेंगे। आप इसे लिख लो, तो हम इसको रफ कर देते हैं। क्लियर है? लिख लिया ना आप लोगों ने इसको? चलिए सर, तो अब हम लोग समझते हैं सर क्या कि सर सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा सर। कैसे? ध्यान से। अगर हम लोग बात करें कि एक सॉलिड है, ठीक है सर, और एक लिक्विड है, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको। अगर सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो क्या बनेगा सर? सॉल्यूशन बनेगा। और वो सॉल्यूशन कैसा होगा सर? लिक्विड होगा। इसका एग्जांपल बोलूं मैं? बिल्कुल बोलिए सर। जैसे एक शुगर है, शुगर को आप जब वाटर में मिलाते हो तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन का कुछ लोग प्यार से नाम शरबत भी बुलाते नहीं बुलाते? बिल्कुल बुलाते हैं। इसमें बताओ शुगर कैसी है सर? सॉलिड। वाटर कैसा है? लिक्विड। अच्छा एक बात बताओ, जब शुगर को वाटर में मिलाओगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? सॉलिड बनेगा या लिक्विड? सर नॉर्मल सी बात है, ये लोग तो हम लोग डेली बना के देख सके, तो ये लिक्विड बनेगा। क्लियर है? तो सर एक बात बताओ, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा? अमाउंट देख लो। मान लो ये 40% प्रेजेंट है और ये 60% प्रेजेंट है, तो सर हमें तो साफ साफ दिख रहा है क्या? ये अमाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब ये सॉल्वेंट है, और ये अमाउंट क्या है? कम है, तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट। यही तो करते हो आप कि सर जिसका अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम वो सॉल्यूट। क्लियर है? पर एक बात बताओ, अगर हम यही चीज रिवर्स कर दें कि शुगर 60% ले ले और वाटर जो है वो 40% ले ले, अब क्या हो जाएगा? अब चेंज कर दोगे आप क्या दोगे? कह दो सर ये सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट नहीं। यही आप गलती कर दोगे। इसीलिए कह रहा था ये डेफिनेशन सही है पर 100% सही नहीं। अभी भी भले ही वाटर का अमाउंट कम है, अमाउंट भले ही कम है, पर अभी भी सॉल्वेंट क्या रहेगा? वाटर। और ये क्या रहेगा? सॉल्यूट। तो एक बात तो समझ में आई आपको कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। अभी अमाउंट से कोई लेना देना है। वाटर पहले भी सॉल्वेंट था जब अमाउंट ज्यादा था, वाटर अब भी सॉल्वेंट है जब अमाउंट कम है, तो अमाउंट से तो कोई लेना देना नहीं है। तो सर आपने कैसे डिसाइड किया ये सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट? तो बहुत ध्यान से, सॉल्यूशन की स्टेट क्या है? लिक्विड। क्लियर है? अब इन दोनों में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसकी स्टेट लिक्विड है? सर वाटर। तो याद रखना, जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बराबर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो हम एक बात और जोड़ सकते हैं कि द फिजिकल स्टेट, याद रखना, द फिजिकल स्टेट क्या बेटा? द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और किसकी बेटा? एंड सॉल्यूशन आर ऑलवेज सेम, हमेशा सेम होगी। क्लियर है? तो अगर बेटा, अगर सबसे पहले तो आप स्टेट देखोगे, क्या देखोगे? फिजिकल स्टेट। कैसे? इनमें सर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बराबर है। सर इसकी लिक्विड है, तो इनमें से कौन लिक्विड है? ये, तो ये सॉल्वेंट हो गया और दूसरा सॉल्यूट। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करने वाला। क्लियर है? आ गया समझ में? चलिए, तो यहां तो मैं समझ में आ गया। अगर इन दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट है? जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बराबर हो। अमाउंट नहीं देखेंगे। क्लियर है? चलिए। अच्छा, अब आप सर कह रहे तो ये डेफिनेशन में बचपन से फालतू में पढ़ा रहे हमारे टीचर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग यही बात करें एल्कोहल की और वाटर की, एल्कोहल प्लस वाटर, तो आप बताओ क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, जिसे कुछ लोग प्यार से पैग बोलते हैं। हाँ, पैग ही तो बोलते हो बेटा प्यार से। पैग यूज करते हो ना, ये मतलब अगर हम कह सकते हैं कि एल्कोहल को वाटर में मिलाओ तो पैग बनता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है? तो एक बताओ, एल्कोहल कौन सा स्टेट में? लिक्विड। सर वाटर कौन सी स्टेट में? लिक्विड। अब जो सॉल्यूशन बनेगा ये लिक्विड। इतना तो आप लोगों ने देखा ही होगा। आपने नहीं किया होगा तो आप लोगों ने आस पड़ोस में तो देखा होगा कि जब एल्कोहल वाटर मिलाते हैं जो सॉल्यूशन बनता है वो लिक्विड ही बनता है। बिल्कुल। तो अब बताओ, आप फिजिकल स्टेट के बेस पे बता सकते हो आप? बिल्कुल नहीं सर, ये लिक्विड है। अब ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो लिक्विड? अब तो सर दोनों लिक्विड है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो देखो,
जब फिजिकल स्टेट सेम हो सभी की, जब फिजिकल स्टेट सभी की सेम हो, तो आप फिर अमाउंट, फिर ये डेफिनेशन सही होती है। ये डेफिनेशन कब सही होती है? जब फिजिकल स्टेट क्या हो, सबकी सेम। तो अब अगर हम इसके 4 मोल ले लें और इसके 10 मोल ले लें, तो बताओ, अब अमाउंट देखेंगे। अब क्या देखेंगे? अमाउंट। बताओ किसका अमाउंट ज्यादा, वाटर का। तो ये सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूट हो गया। क्लियर है? अगर मान लो उल्टा हो जाए, ये 10 मोल हो जाए, अल्कोहल 10 मोल और ये 4 मोल, तो बेटा ये सॉल्यूट हो जाएगा और ये सॉल्वेंट। आ गया समझ में? तो आ गया समझ में? आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे चेक करते हो? बहुत सही सर, बिल्कुल। पहले फर्स्ट सीधा फिजिकल स्टेट, क्या देखते हैं? फिजिकल स्टेट किसकी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की चेक करो। अगर उनकी पहले फिजिकल स्टेट चेक करो कि कौन से स्टेट में है, तो उससे हम लोग पता लगाते हैं। अगर इफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम, अगर फिजिकल स्टेट सेम है, अगर इन दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, देन solute and solvent are decided on the basis of mole, on the basis of amount, कह दो on the basis of amount। आ गया समझ में? क्लियर है? तो एक बात याद रखना, जब भी आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट चेक करना हो तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट चेक करो। फिजिकल स्टेट अगर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बराबर है किसी कंपोनेंट, तो वो सॉल्वेंट होगा। अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, तो फिर हम क्या चेक करेंगे? सर उसका अमाउंट। ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट। आ गया समझ में? बिल्कुल। तो ये डेफिनेशन एक हद तक, ये कब सही है? ये सर तब सही है जब फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की क्या हो, सेम। आ गया समझ में? क्लियर है सर। चलिए, तो अब आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आने वाली। ये सिर्फ इसलिए बताया गया कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि सर रियल डेफिनेशन है क्या। क्योंकि जब हम कोई नई चीज जानते हैं ना, तो हम दूसरों लोगों को बताने की बड़ी इच्छा रखते हैं कि बताओ जरा भी ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। क्योंकि करेक्ट डेफिनेशन जानना हम लोगों का हक है। क्या है? हक। नहीं तो जिंदगी भर एक ही डेफिनेशन अगर रटे रहोगे गलत वाली, फिर मजाक के पात्र बनोगे आगे जाके। जब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो फिर टीचर ऐसे ही मजाक लेते हैं आप लोगों का कि बेटा सॉल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन नहीं सीख पाए तो क्या सीख पाओगे जिंदगी में। आ गया ना समझने? बिल्कुल। आप सर सीखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के सर कितने टाइप होते हैं। सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं? देखिए, सॉल्यूशन को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया। कितने तरीके से? 2। पहले अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट किसकी सर? ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सी फिजिकल स्टेट में है, इसके बेसिस में सॉल्यूशन को 9 टाइप में डिवाइड किया गया। 9 डिफरेंट टाइप में क्या कर दिया गया? डिवाइड। सर वो कौन कौन से हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहां लिखेंगे सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट, यहां सॉल्वेंट और एग्जाम्पल, और यहां पे क्या? एग्जाम्पल। क्लियर है? कोई डाउट? बिल्कुल नहीं सर डाउट। जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करें, हम लोग सॉलिड को ऐसे लिखते हैं एस फॉर, यहाँ पे क्या है? सॉलिड है। और एल फॉर क्या होगा सर? लिक्विड। याद रखना इस बात को। एस फॉर क्या होता है? सॉलिड। एल फॉर लिक्विड। जी फॉर गैस। शॉर्टकट में लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला सर सॉलिड को सॉलिड में मिलाओ, सॉलिड को सॉलिड में मिलाया, ठीक है। तो सर ऐसे कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं? एलॉय। एलॉय किसका सर? एलॉय एग्जांपल ले लो। कॉपर को आप किस में ला रहे हो? गोल्ड में। कॉपर भी सॉलिड है, गोल्ड भी सॉलिड है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन। आप ऐसा लिक्विड को आप सॉलिड में मिलाओ। लिक्विड को किस में मिला रहे हो आप? सॉलिड में। ऐसा कोई एग्जांपल है? ऐसा कौन सा मेटल है जो सर लिक्विड होता है? मरकरी। तो मरकरी के साथ किसी का अगर एलॉय बनाओगे तो वो किसमें आएगा? लिक्विड सॉलिड के एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल सर मरकरी, सोडियम, या NaHG भी बोल सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं अमलगम। मरकरी के साथ अगर किसी का भी एलॉय बने उसे क्या बोलते हैं? अमलगम। ठीक है। चलिए सर तीसरा, गैस को हम किस में ला रहे हैं? सॉलिड में।
गैस को सॉलिड में, सर इसका कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से देखिए। गैस को आप किस में ला रहे हैं? सॉलिड में ला रहे हैं। ऐसी कौन सी गैस है सर जो सॉलिड में मिलती है? बहुत आप लोगों ने ऑर्गेनिक में एग्जाम्पल में याद किया होगा, हाइड्रोजन गैस ये होगी, और पैलेडियम 11th क्लास में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में। हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में मिलाते हैं। पैलेडियम क्या है? मेटल है जो कि सॉलिड है, और ये हाइड्रोजन क्या है? गैस है। क्लियर है? तो ये गैस सॉलिड का क्या हो गया? सॉल्यूशन। तो एक बात बताओ, इन तीनों में क्या कॉमन है? सर इन तीनों में जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है। याद रखना, जब सॉल्वेंट सॉलिड है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, ऐसा क्यों बोला? सॉलिड सॉल्यूशन क्यों बोला? एक बात बताओ, सॉल्वेंट सॉलिड है तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी भी स्टेट क्या होगी? सॉलिड ही तो होगी। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी? कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट ही तो डिसाइड करता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। चलिए सर दूसरा, अगर हम बात करें सॉलिड को सर हम लिक्विड में ला रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में, कोई एग्जांपल है सर? इसके तो भर भर के एग्जांपल है हम लोग के पास। क्या? सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट को जब आप किस में लाते हो? वाटर में। सॉल्ट क्या हो गया? नमक। नमक क्या हो गया सर? नमक सॉलिड होता है, वाटर क्या होता है? लिक्विड। आप सर लिक्विड को लिक्विड में ला दो, इसका एग्जाम्पल एल्कोहल प्लस वाटर, इसी को हम लोग और फिर क्या बोलते हैं सर? पैग। क्या बोलते हैं? पैग। पेपर में ना लिखा ना पैग वगैरह, नहीं तो लिख दो सॉल्ट एंड वाटर, नमक पानी लिखाओ पेपर में, और शुगर एंड वाटर शरबत लिखाओ। ये सब बोलने के लिए तरीके हैं कि जिससे आपको याद रहे। पेपर में लिखा है ब्रैकेट में कि हमारे सर ने बोला था कि पैग लिख देना वहां पे, ये सब मत लिख देना वहां पे, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें गैस को सर लिक्विड में ला रहे हैं, बिल्कुल। जब आप गैस को लिक्विड में ला रहे हैं, कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है सर। ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर है? ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा, इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में जो सॉल्वेंट है वो क्या है? लिक्विड। क्या है? लिक्विड। तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया सर। अच्छा, एक चीज और, अब सर और बच्चे कौन से? आप सॉलिड को गैस में लाओ, सॉलिड को सॉरी लिक्विड को गैस में लाओ, और गैस को गैस में लाओ, एक साथ ही पढ़ लें। जब सॉलिड को गैस में लाते ऐसा कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल सर। सॉलिड हमारा कैम्फर होता है। कैम्फर माने कपूर। इन एयर, एयर में मिला दो या कह दो नाइट्रोजन गैस मिला दो, बात एक ही। कैम्फर इन एयर या कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। एयर क्या होती है? गैस ही तो होती है सर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। लिक्विड को गैस में ला रहे सर, इसका एग्जाम्पल लिक्विड को क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेटा लिक्विड होता है, और क्लोरोफॉर्म को एयर में मिला दो। एयर, देखो एक बात सुन लो, हम एयर लिख दे या नाइट्रोजन गैस लिख दे, बात एक ही है, कोई दिक्कत। मतलब एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। क्लियर है? अब गैस गैस, इसका तो एग्जाम्पल ही सर एयर है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर आपको ये सुटेबल ना लगे तो आप लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। क्लियर है? चलिए सर, अब एक बात तो समझ में आ गई, कितने टाइप है सर? 9। इनमें बताइए क्या है? इनमें सॉल्वेंट गैस है, तो जो मिक्सचर बनेगा वो भी कैसा बनेगा? गैसियस स्टेट में। तो इस वजह से इन्हें क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशन। अच्छा, इससे दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला वो पूछ देंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कितने टाइप में डिवाइड किए गए? 9 टाइप में। कितने टाइप में डिवाइड किए गए? 9 टाइप में। आपको कोई एक टाइप पूछ देंगे और जिससे आपको एग्जाम्पल पूछ देंगे, या आपको एग्जाम्पल दे देंगे पेपर में, आपसे पूछेंगे बताओ इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में है, तो बता सकते हो? बिल्कुल सर। हमारे सिलेबस में जो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ थोड़ी क्या तो सर थोड़ी सी टेढ़ी लाइन चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान से। ये मतलब हम लोग सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन को डील करने वाले हैं। हम लोग कौन से सॉल्यूशन को पढ़ेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन को। क्योंकि बेटा 9 टाइप के सॉल्यूशन को बुक में पढ़ना इम्पॉसिबल, पढ़ तो सकते हैं ऐसी बात नहीं है, फिर उसके लिए अलग चैप्टर बनाने पड़ेंगे। इसीलिए सीबीएसई वालों ने सिर्फ हम लोग को लिक्विड सॉल्यूशन के साथ डील किया है। मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 12th में सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन में। क्लियर है? आ गया समझ में? बिल्कुल सर। अब हम लोग का बचता है दूसरा टाइप। ऐसे लिख लिया? बिल्कुल। दूसरा टाइप हम लोग और पढ़ लेते एक बार। चलिए, दूसरा टाइप क्या है सर? दूसरा टाइप है, अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉरी नेचर ऑफ सॉल्वेंट,
मतलब सॉल्वेंट का नेचर कैसा है इसके बेसिस पे सॉल्यूशन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है इसके बेसिस पे सॉल्यूशन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया। सर बहुत आसानी से सर दो टाइप में। पहला होगा सर एक्वस सॉल्यूशन, ये भी सुना होगा आप लोगों ने, क्या तो सर सुना तुमने पूरा सॉल्यूशन है पर याद अभी भी नहीं है। हाँ चलिए कोई नहीं, अब जान लेंगे आपकी सॉल्यूशन क्या होता है। क्लियर है। चलिए एक्वस सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। जब भी एक्वस सॉल्यूशन क्वेश्चन में भी लिखा हो तो आप समझ लेना कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर। जब सॉल्वेंट वाटर ना हो तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे सर, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल आपको तो पता ही है, अरे नालायको इसका तो बहुत, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, शरबत, पैग, ये सारे किसके एग्जांपल है, इसके एक्वस सॉल्यूशन के। और ये नॉन एक्वस, इसमें सर नॉन एक्वस का बता दो, अरे कैम्फर इन एयर, नाइट्रोजन गैस इन एयर, ये कॉपर इन गोल्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अलग ही अलग हो, जैसे बेंजीन हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला रहे हैं, बेंजीन डिसॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें आप बताओ क्या इसमें ये वाटर है क्या? नहीं है। जब सॉल्वेंट वाटर ना हो, फिर से सुन लो, जब सॉल्वेंट वाटर ना हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर ही हो उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन से एक ही उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई डाउट आ गया समझ में? बिल्कुल। अब सर हम लोग को पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप इसे लिखो, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, और नॉन एक्वस पानी के अलावा कोई भी सॉल्वेंट हो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जो कि इस चैप्टर का सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डील कर गए तो आपको आने वाले टॉपिक में भी काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और जब आप न्यूमेरिकल भी लगाएंगे ना इस चैप्टर के, जो कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उनको भी लगाने में काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अच्छे से समझ गए। सर क्या पढ़ना है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले बात आती है सर कि हमें बताता क्या है, जो हमें बताएगा वही इसकी डेफिनेशन होगी। तो एक बात बताओ, आपको ये तो पता है कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, बताइए किससे सर, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कौन बताता है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सर ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, किसका अमाउंट, ये रिप्रेजेंट करता है सर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, किसमें सर, गिवन क्वांटिटी ऑफ, किसमें सर बताइए, किसमें रिप्रेजेंट करता है, गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, या सॉल्यूशन की जगह हम लोग सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ही ये बताता है कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, या फिर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। सर कैसे इन दोनों को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं? आप लोगों ने शरबत वाला एग्जांपल तो सुना ही होगा। बिल्कुल, शरबत में सर शरबत तो सॉल्यूशन हो गया, उसमें सॉल्यूट क्या है सर, शुगर, और सॉल्वेंट क्या है सर, वाटर। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि शरबत में कितनी शुगर है, या ऐसे बोलते हैं कि वाटर में कितनी शुगर है, बात तो एक ही है ना सर। तो ऐसे ही तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक ही बात है, हमें निकालना है सॉल्यूट का अमाउंट। ये किसका अमाउंट निकालता है, सॉल्यूट का, किसमें, सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में। क्लियर है, चलिए। अब एक बात, इसको निकालने के कुछ तरीके हैं, बिल्कुल है सर। इसको एक्सप्रेस करने के कई तरीके होते हैं। मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे अपनी बात कहने के कई सारे तरीके होते हैं ना किसी बात को समझाने के लिए, तो ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को भी समझाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। सर कितने तरीके होते हैं? अगर हमें किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बताना है कि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, तो दो तरीके से बता सकते हैं। कितने तरीके से सर? दो। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिवली। सर कैसे? क्वालिटेटिवली आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। क्वांटिटेटिवली, क्लियर है?
तो दो तरीके से किसी भी सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन बता सकते हैं। सर इसमें कैसे बता सकते हैं, जरा ध्यान से, इसमें दो वर्ड यूज करते हैं क्वालिटेटिवली। अगर हमें बताना है तो दो वर्ड यूज करते हैं कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए। सर पहला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, चलिए सर ये वर्ड सर सुने सुने लग रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। और दूसरा है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने सुना तो होगी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा है रिलेटिवली टू सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट की मात्रा की बात करें, अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो सर हम उसे क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट क्या है सर, ज्यादा है। जब सॉल्यूट का अमाउंट काफी ज्यादा हो तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। ये वर्ड आपको चैप्टर में यूज मिलेंगे तो आप याद रखना, जब भी मैं बोलूं कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि सर उसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, ज्यादा। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें सर, इसमें रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है सर। अच्छा सर एग्जाम्पल कोई बता सकते हैं, बिल्कुल डेली लाइफ के एग्जाम्पल ही बता दे। आप लोगों ने चाशनी देखी है, बिल्कुल देखिए सर। चाशनी में क्या होता है, शुगर होता है, वाटर। किसका अमाउंट ज्यादा होता है सर, शुगर का, जो कि सॉल्यूट होता है। तो चाशनी में सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है सॉल्वेंट से, तो हम क्या कह सकते हैं उसे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब मान लो एक टब है जिसमें पानी भरा हुआ है बहुत ज्यादा, टब में तो बहुत ज्यादा पानी आ जाता है ना, आप बैठ के नहा सकते हो उसमें। तो उसमें एक चम्मच क्या मिला दिया, शुगर, सॉल्यूशन तो बनेगा क्योंकि दो चीजें बनी है। तो बताओ किसका अमाउंट ज्यादा है सर, नॉर्मल सी बात है, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है। सॉल्यूट तो एक चम्मच मिला दिया, तो बताओ सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है ना उसमें, बिल्कुल। तो जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। आप लोगों ने ये वर्ड लैब में भी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे सर, कंसंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HCl। कंसंट्रेटेड HCl का मतलब उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा और डाइल्यूट में एसिड की मात्रा कम, सुना होगा ना, बस क्लियर है। तो क्वालिटेटिवली हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। पर एक बात बताइए, क्या इससे हम अमाउंट निकाल सकते हैं, इससे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट निकाल सकते हैं? नहीं सर, इन वर्डों का यूज करके सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि सॉल्यूट ज्यादा है या कम, अमाउंट बता सकते हैं नहीं। तो सर अमाउंट बताने के लिए क्वांटिटेटिवली तरीका सबसे बेस्ट है, नाम में क्लियर है, क्वांटिटी। जब हमें क्वांटिटी निकालना हो किसकी, किसकी सर, सॉल्यूट की, तो उसके लिए कौन सा तरीका होता है, क्वांटिटेटिवली। आ गया समझ में? तो बताइए, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताने के दो तरीके, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। सर क्वांटिटेटिवली कौन कौन से होते हैं, बहुत ध्यान से सर। पहला परसेंटेज, दूसरा सर स्ट्रेंथ, और सर तीसरे की अगर हम लोग बात करें ppm, बिल्कुल सर। और अगर हम चौथे की बात करें सर ppb, ये सर ppm ppb क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। फिर हम लोग बात करें सर मोलैरिटी, बस सर नहीं, अभी तो मोलैलिटी, बस नहीं सर, अभी नॉर्मेलिटी। सर और भी है क्या, बिल्कुल है। नॉर्मेलिटी को अगर हटा दे तो एक और आ जाता है, फॉर्मेलिटी। खत्म सर, नहीं एक और है, कौन सा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। आ गया समझ में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके हैं जिसको हम लोग क्वांटिटेटिवली कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम परसेंटेज के टर्म में निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ के टर्म में भी निकाल सकते हैं, ppm ppb, वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा है। क्लियर है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। और पहले ज्यादातर हम लोग क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट करते थे, पर ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, तो हम लोग इस वाले तरीके को ही पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, आपको समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम एक एक करके इनके तरीकों को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, इनके हर एक टॉपिक में एक एक क्या होगा, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को आपको काफी अच्छे से डील करना है। क्लियर है? चलिए सर पढ़ते हैं हम लोग। चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म। अभी तक आप लोगों ने जो कंसंट्रेशन टर्म लिखे हैं ना, अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और उनसे रिलेटेड क्या लगाएंगे सर, न्यूमेरिकल लगाएंगे।
तो सबसे पहला आप लोगों ने कौन सा पढ़ा है सर? बिल्कुल परसेंटेज। कौन सा पढ़ा है? परसेंटेज। ये शब्द तो सर आपने काफी बार सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर। परसेंटेज आपको बचपन में एग्जाम के निकालने होते, एग्जाम में नंबर आते तो उनके परसेंटेज निकालते थे ना सर। कैसे सर? जितने नंबर आए अपॉन टोटल इंटू 100। तो देखो कुछ चीजें कॉमन रहती है परसेंटेज निकालते समय, नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं और इंटू हमेशा 100 करते हैं, और ऊपर क्या सर? जिसकी भी परसेंटेज हमें निकालनी हो। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से सर, ऐसी कंसंट्रेशन को भी हम परसेंटेज के टर्म में निकाल सकते हैं। कितने टाइप की परसेंटेज होती है सर? 3। कौन सी सर? पहली मास परसेंटेज। कौन सी? मास परसेंटेज। और दूसरी अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम परसेंटेज। कौन सी सर? वॉल्यूम परसेंटेज। और तीसरी अगर हम लोग बात करें मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज। सर मास परसेंटेज को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, परसेंटेज W बाई W, और इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज B बाई B, और सर इसको डिनोट कर सकते हैं परसेंटेज W बाई B। सर इसका मतलब हम आपको बता दें, ऊपर भी मास होगा और नीचे भी मास। इसमें ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, इसमें ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। कोई दिक्कत है सर? आ गया। अच्छा बताइए, सॉल्यूशन कितने चीजों से मिलकर बना होता है सर? 2 चीजों से, वन इज सॉल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट। तो एक बात बताओ, मान लो मुझे सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है। बहुत ध्यान से, पहले बहुत सजा सजा के लिखना है, बिल्कुल कायदे से। लाइन भली टेढ़ी हो जाए तो पर कोई दिक्कत नहीं है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। बेटा बहुत ध्यान से, ऊपर भी मास होगा नीचे भी मास। मास को हम लोग किससे नोट करते हैं? W से। अब कुछ लोग कहेंगे सर M से। बेटा हम लोग W को कहते हैं सर हम वेट से नोट करते हैं। फिजिक्स वाले बिल्कुल नाराज ना हो, हम लोग केमिस्ट्री में वेट को और मास को सेम लेके चलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स वाले थोड़ा अलग मानते हैं कि सर वेट और मास अलग होता है, हम भी मानते हैं अलग होता है, पर हम केमिस्ट्री में मास और वेट को एक ही चीज लेके चलेंगे। ठीक है सर? कोई दिक्कत? चलिए, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है सर। कैसे? ऊपर क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास को किससे रिप्रेजेंट करना है? W। बताइए जरा ध्यान से, किसका मास परसेंटेज निकालना है सर? सॉल्यूट का। तो जिसका मास परसेंटेज उसी का ऊपर मास, और नीचे हमेशा बताइए क्या रखते हैं सर? टोटल। टोटल क्या होगा? सॉल्यूशन। और मल्टीप्लाई में हमेशा क्या करते हैं सर? 100। कोई दिक्कत? बिल्कुल सर दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालना हो सर, इसी हम ऊपर सॉल्वेंट हो जाएगा, नीचे सॉल्यूशन इनटू 100। एक तरीका और है, सॉल्यूट का निकाल लो, 100 से माइनस कर दो, सॉल्वेंट का निकाला। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए सर, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना, निकाल सकते हो सर? बिल्कुल। ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। ऊपर वॉल्यूम किसका? जिसका परसेंटेज निकालना है। किसका निकालना है? सॉल्यूट का। और नीचे सर क्या? टोटल। किस? टोटल क्या होता है? सॉल्यूशन इनटू 100। इस बात को याद रखना, इसमें ये ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा, इसमें ये ml में होगा और ये भी ml में। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बात करें मास वॉल्यूम परसेंटेज की, सर आप फॉर्मूले लिखाते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल आपने एक भी नहीं कराया, एक साथ ही कर लेंगे हम लोग। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। बहुत ध्यान से, मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। सर क्वेश्चन इस तरीके का है कि सर ऊपर तो मास होगा और नीचे वॉल्यूम। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया, क्योंकि मास वॉल्यूम परसेंटेज है, परसेंटेज W बाई B। किसका मास परसेंटेज निकालना है? मास वॉल्यूम सर सॉल्यूट का। तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे हमेशा टोटल, मतलब क्या? सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सर क्योंकि परसेंटेज है तो 100 का मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? सर फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 100 का मल्टीप्लाई हमेशा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन होगा, ऊपर जिसका भी मास परसेंटेज निकालना होगा। अगर मास परसेंटेज है तो ऊपर नीचे मास, वॉल्यूम परसेंटेज तो ऊपर नीचे वॉल्यूम, और मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो ऊपर नीचे मास वॉल्यूम होगा, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। क्लियर है? अब सर इन पे एक एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा इसमें मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? ml में। कोई दिक्कत? चलिए सर, अब इनसे रिलेटेड क्या करते हैं सर? न्यूमेरिकल। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। इफ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 200 ग्राम, ठीक है सर, 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। कोई दिक्कत है क्या सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखो किसी भी न्यूमेरिकल को लगाना हो, फर्स्ट मेक द फॉर्मूला, देन पुट द वैल्यू, देन गेट द आंसर, जस्ट फॉलो द 3 स्टेप। सर बताइए क्या निकालना है?
मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, मास परसेंटेज के फॉर्मूले में ऊपर नीचे दोनों जगह क्या होता है? मास। ऊपर किसका मास होगा? जिसका परसेंटेज हमें निकालना है, किसका? ग्लूकोज का। चलिए सर, आ गया। और नीचे टोटल मास किसका होगा? सॉल्यूशन का सर, इनटू 100। आ गया सर समझ। क्या सर सॉल्यूट का मास दिया गया हमें? बिल्कुल, मतलब ग्लूकोज का मास दिया गया, बिल्कुल सर। कितना? 20 ग्राम। कोई दिक्कत है? सॉल्यूशन का मास दिया गया सर, बिल्कुल दिया गया, 200 ग्राम इनटू 100। सॉल्व करना तो आती होगा आपको। 20 10 जाओ, ये कट गया तो 10% आ गया। अरे सॉल्व करना तो आता है, मैंने जल्दी कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। 20 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल डिसॉल्व इन, सर डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ml ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज किसका? सर इथाइल एल्कोहल। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़े होंगे, पर हम लोग को डील करने होंगे क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आते हैं तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बताइए हमें किसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है? सर इथाइल एल्कोहल का। चलिए कैसे निकालेंगे? ऊपर भी वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना उसका वॉल्यूम, और नीचे सर हमेशा टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसका होता है? सॉल्यूशन का, इनटू 100। दोनों ml में होने चाहिए। क्या सर इसका वॉल्यूम गिवन है? बिल्कुल है, ml में। सर 20, सॉल्यूशन का वॉल्यूम सर 200 इंटू 100। ये भी आप सॉल्व करोगे तो 10% आ जाएगा, 10%। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आ गया ना समझ में? आ गया। अच्छा एक बताओ, मास वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लोगे? सर मास गिवन होगा आपको और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सर एक क्वेश्चन करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। सर किस में गिवन है? एनसीईआरटी के इंटेक्स में गिवन है। ठीक है, हम उसकी बस वैल्यू चेंज कर देंगे, बाकी सेम क्वेश्चन है। चलिए सर करते हैं। क्या है एनसीईआरटी में क्वेश्चन? जरा ध्यान से देखिए। वो कह रहे हैं कि इफ 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, उसमें 22 ग्राम है, ठीक है, इज डिसॉल्व इन 125 ग्राम ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन नहीं बेटा, बेंजीन एंड मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आप ध्यान से देखना सर, दोनों की मास परसेंटेज निकालनी है, बेंजीन की और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कह रहे हैं कि 25 ग्राम बेंजीन को 125 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में मिला दिया, अब दोनों की मास परसेंटेज निकालो। सर बहुत आसान, बहुत आसान टास्क है ये, आसान टास्क। सर मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अच्छा क्या बताओ, मास परसेंटेज है तो ऊपर नीचे क्या होगा सर? मास। बिल्कुल, किसका मास परसेंटेज का? बेंजीन का, तो ऊपर मास ऑफ बेंजीन और नीचे हमेशा क्या होता है सर? सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई हमेशा परसेंटेज में 100। शाबाश सर। मास ऑफ बेंजीन गिवन है क्या सर? बिल्कुल गिवन है, 125 ग्राम, सॉरी 25 ग्राम। सॉल्यूशन का मास, अच्छा देखो सॉल्यूशन का मास कहीं गिवन नहीं है, तो सर हम कैसे करें? अच्छा बताओ, सॉल्यूशन में कितनी चीज होती है सर? दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो सॉल्यूशन का मास निकल आएगा, पर कुछ लोग गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में। सर ये रख दिया और इसका रख दिया, आ गया आंसर। बेटा नीचे किसका मास पूछा है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का कैसे निकालोगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ देंगे। अगर इन दोनों के मास को जोड़ देंगे हम तो सॉल्यूशन का मास निकल आएगा। क्लियर? आपका आंसर आएगा 60.6%। सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा। सर अब दूसरा निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ CCl4। सेम तरीका, फॉर्मूला लगा दो, या फिर बताओ टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। एक का निकला है, दूसरे का 100 से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 83.4%। क्लियर है? अरे सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, गलत भी आ जाए तो सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मकसद हम लोग को बताइए क्या है? मेन मकसद है सर क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है, बस हम लोग को यही सीखना है। ठीक है, तो इस तरीके से सर हम लोगों ने परसेंटेज क्या कर लिया? कवर कर लिया सर, बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब बताइए सर हम लोग को कौन सा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है? दूसरा, पीपीएम। सर कौन सा? सॉरी पीपीएम क्यों? दूसरा पढ़ना है स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ, या हम लोग इसको बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ बोल दो या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोल दो, बात एक ही है। सर ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमें कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। बहुत ध्यान से सर, क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें? इन ग्राम में, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? स्ट्रेंथ। तो फॉर्मूला तो आप समझ ही गए होंगे सर, बिल्कुल समझ गए। अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है तो ऊपर क्या होगा सर? मास किसका? सॉल्यूट का, और अपॉन सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होना चाहिए? लीटर में। बेटा सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? दिक्कत होगी भी तो कैसे बोल पाएंगे। हाँ चलिए, तो अब समझ लो ये सॉल्यूशन ही लिखा है, ठीक है। अच्छा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होना चाहिए और ये लीटर में, तो यूनिट तो आप समझ ही गए होंगे। बिल्कुल सर, ग्राम पर लीटर। सर इतना तो पढ़े लिखे हैं कि हम यूनिट निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन भी निकाल के दिखा दो। मान लो सर एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि 60 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन, लो सर छोटे मोटे क्वेश्चन आप दे देते हो और फिर कहते हो कि आंसर निकाल दो। लेवली की नहीं है, कह दो सर हमारे। कैलकुलेट, कैलकुलेट सर, कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, निकाल सकते हो सर, ऑफ सॉल्यूशन। सर न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। बताइए करे सर? सर क्वेश्चन को पढ़ तो लिया करो एक बार, आप एक बार पढ़ तो लिया करो। देखो 60 ग्राम यूरिया, करें 60 ग्राम यूरिया है, प्रेजेंट 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ निकालनी है, कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें बताइए सॉल्यूट क्या है सर? यूरिया, तो मास ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होता था सर? लीटर में। अगर नहीं होगा लीटर में तो चेंज कर लेंगे, और ये ग्राम में। चलिए सर, यूरिया का मास कितना दिया गया सर? 60 ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर, लीटर में ही है, तो आप करोगे तो सर 30 ग्राम पर लीटर। आ गया सर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने 2 कंसंट्रेशन टर्म क्या कर लिए? कवर। पहला परसेंटेज और दूसरा पीपीएम। इस पे ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। और तीसरा सर क्या पढ़ने वाले हम लोग? जल्दी से बताइए क्या पढ़ने वाले? सर पढ़ने वाले पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म कितने लोग जानते हैं? कभी पढ़ा है ये? अरे पढ़ा है नालायकों कभी? बिल्कुल सर, पार्ट्स पर मिलियन, पर मिलियन। नालायकों ये तो पता है कि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, पता है नहीं पता है? आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होता सर 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। अरे यूट्यूब पे देखते हो ना, व्यूज दिखाई देते 1 मिलियन व्यू, वो देख के बड़ी खुशी होती है, पर ये नहीं पता कि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। पता है? चलो बताओ अच्छा जरा, कितने जीरो होते हैं? ये होता क्या मैं बता दूं। अच्छा, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, ठीक है। पीपीएम का मतलब सर ये होता है, ये वाला टर्म, ये वाला कंसंट्रेशन टर्म हम तब यूज करते हैं जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट हो। मतलब पीपीएम में कंसंट्रेशन को हम तब लिखते हैं जब सॉल्यूशन हमारा कैसा हो? डाइल्यूट। सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है, फिर से सुन लो, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है, तब हम लोग सर यूज करेंगे किसका? पीपीएम का। किसका? पीपीएम। सर पीपीएम क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किस में सर? बताइए। 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम लोग 10 लाख भी बोल सकते हैं। मतलब सोच लो सॉल्यूशन बहुत, मतलब ये समझ लो सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है और उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम है, तब हम इसका यूज करते हैं। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान से सुनना। सर पीपीएम भी के कोई टाइप होते हैं? बिल्कुल टाइप होते हैं, बिल्कुल टाइप होते हैं। सर पीपीएम का फॉर्मूला पहले मैं आपको बता दूं, ये होता है, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलिए, और नीचे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। बस 100 की जगह क्या आ जाएगा? 10⁶। सर पीपीएम के टाइप तो नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप की पीपीएम होती है। मास पीपीएम, लो सर,
कैसी बात कर रहे हैं सर, वॉल्यूम पीपीएम, और फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम, एक भी याद रखना, ठीक है। और मास वॉल्यूम पीपीएम। सर आप कहते तो नहीं लिखते, पर लिख तो देते ही हो। एक का लिख देंगे, ठीक है, कोई डाउट? अच्छा तो मास पीपीएम निकाल, देखो नॉर्मल से अगर मास पीपीएम निकालना तो ऊपर नीचे मास हो जाएगा, अगर वॉल्यूम पीपीएम निकालना तो ऊपर नीचे वॉल्यूम हो जाएगा, और मास वॉल्यूम तो ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, एक का करके बता दे रहे। अगर मान लो मास पीपीएम निकालना है हमें किसी सॉल्यूशन में, तो कैसे निकालोगे सर, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बस 100 की जगह क्या रहेगा 10⁻6, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, ये निकाल लोगे सर, बिल्कुल निकाल ले, मैं नहीं लिख रहा हूं, याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। अच्छा परसेंटेज और इसमें सिमिलरिटी है, उसमें 100 लेते थे, इसमें 10⁻6 लेते हैं, बात एक ही है। आगे असल में इसका यूज कब करते हैं, जब सर सॉल्यूशन हमारा बहुत डाइल्यूट हो, मतलब सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, ठीक है। आ गया, बिल्कुल सर। कुछ बातें हैं सर जो जान लेते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, इनकी डेफिनेशन आती है क्या? नहीं, इनकी डेफिनेशन तो नहीं आती, फिर सर आप लोगों ने ये परसेंटेज वगैरह पढ़ाया क्यों है? क्योंकि इनके अंदर कुछ वर्ड्स है जिनका हमें यूज करना है। सर बताइए क्या? कुछ बातों में बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। कुछ बातों में बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। अगर उन बातों का मतलब निकालना सीख गए ना तो न्यूमेरिकल लगाना सीख जाओगे। सर कैसे, जरा ध्यान से। अगर क्वेश्चन में x% कहीं लिखा है बाई मास या W/W, कोई दिक्कत नहीं है, और x नहीं लिखा होगा, वहां पे नंबर लिखा होगा 10%, 20%, ऐसे कुछ, या लिखा है x% बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्लियर है, या बाई रेयर ऑफ द केसेस है, ये वाला मिले आपको मास वॉल्यूम। चलो सर आप कह रहे तो आपने ठीक ही है। और x ppm बाई मास, इसमें तो आपको मास ही वाला मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए इनका मतलब क्या होता है सर? इनके अंदर बहुत सारे राज छुपे। आप सोचोगे सर परसेंटेज के मैंने, अगर इनके अंदर के राज की बात अगर आप जान जाओ तो आप ये समझ लो कि आपको कुछ फॉर्मूले से बच जाओगे, ज्यादा फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। सर इसके अंदर क्या राज छुपा है? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जब भी परसेंटेज दिया जाए तो समझ लेना सॉल्यूशन 100 है। सॉल्यूशन क्या है? 100। और जो परसेंटेज दिया जाता है ये सॉल्यूट को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? सॉल्यूट को। किसको? सॉल्यूट को। तो x क्या, अब ये बताओ क्या होगा? ग्राम होगा, ml होगा, क्या होगा? वो डिफाइन करता है कि कौन सी परसेंटेज देगी? मास। तो x ग्राम क्या सर? सॉल्यूट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन परसेंटेज है तो सर 100, और मास परसेंटेज तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सर इसके अंदर बताओ हमें कितने राज पता चल गए? सर 2 राज। एक तो सॉल्यूट का मास पता चल गया और एक सॉल्यूशन का मास। तो 2 राज पता चल गए, नहीं पता चल गए तो सॉल्यूट का भी मास पता चल गया और सॉल्यूशन के मास। क्वेश्चन में अगर जरूरत हो तो हम इनकी यूज कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब सर सेम, जो परसेंटेज होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? सॉल्यूट को। x क्या है? सॉल्यूट। अब बताइए यूनिट क्या होगी? सर वॉल्यूम परसेंटेज है, मतलब x ml ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। प्रेजेंट है किसमें? 100। वॉल्यूम परसेंटेज है तो सर क्या होगी? ml ऑफ सॉल्यूशन। आ गया सर, सॉल्यूट का वॉल्यूम पता चल गया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया। इन वर्डों का मतलब निकालना सीखना, अभी हम आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे इस बात को। बताइए सर इसमें जी परसेंटेज किसको इंडिकेट करता है? सर सॉल्यूट को। अब ये बताइए ये ग्राम होगा या ml होगा? सर मास वॉल्यूम, ऊपर क्या होता है? मास, तो मतलब ग्राम, और नीचे क्या होगा? वॉल्यूम, मतलब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। इसकी बात बताओ, x ppm बाई मास। सर नॉर्मल सी बात है, जरा ध्यान से सुनना। ये जो x है, मतलब यहां पे जो लगा आगे, ये सॉल्यूट को डिफाइन करेगा। x बाई मास है मतलब x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। प्रेजेंटेड मास अभी भी है तो क्या हो जाएगा? आप सर एक बात बताओ, 100 तो नहीं होगा। 100 हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें परसेंटेज दी जाए। जब ppm दिया जाए, ppm में कितने पार्ट होते हैं? 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आ गया सर। अगर मास परसेंटेज है तो दोनों ग्राम में होंगे, सॉल्यूट और सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम परसेंटेज है तो दोनों ml में होंगे। अगर मास वॉल्यूम है तो एक सॉल्यूट ग्राम में होगा, सॉल्यूशन ml में। कोई दिक्कत? सर x परसेंटेज तो समझ में आता है, पर क्वेश्चन में कैसे यूज होगा? बहुत ध्यान से। क्वेश्चन में मान लो कहीं लिखा है कि 10%, बहुत ध्यान से सुनना, 10% बाई मास। बताओ इसका मतलब बता सकते हो? हाँ सर आप बता सकते हैं, बहुत कायदे से। जो परसेंटेज होता है वो तो क्या है? सॉल्यूट।
मास है तो क्या हो जाए 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। चलिए सर, प्रेजेंट है 100, क्या सॉल्यूशन मास है तो सर ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आगे समझ में? तो बताओ इस चीज से आपको कितनी चीजों की जानकारी मिल गई सर? दो। एक तो सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूशन कितना है, और सॉल्यूशन सॉल्यूट पता है तो आप सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो। क्लियर है? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें समझ में तो आ गया, पर ये बता दो न्यूमेरिकल में यूज कहाँ है। तो अब हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि न्यूमेरिकल में यूज इसका कहाँ है। पर नॉर्मल सी बात है, पिक्चर स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा ट्रेलर जरूरी है। आ गया ना समझ में आपको? बिल्कुल सर, नहीं आ गया हो तो रट लेना कायदे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं सर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर कौन सा है वो राज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर मोलैरिटी। कौन सा है सर? मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से। क्या होता है सर? 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट, इसकी डेफिनेशन आप जरूर याद कर लेना। अब हम जितने टर्म पढ़ेंगे उनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी चुकी है। मोलैरिटी की डेफिनेशन, आने वाले टर्म की भी डेफिनेशन आ चुकी है, उनकी याद जरूर कर लेना। सर बताइए मोलैरिटी, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही क्या होती है सर? मोलैरिटी। आ गया समझ में? बिल्कुल। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग सर क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। बहुत सही सर, बहुत सही, मोलैरिटी फॉर्मूला सर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ को आप जानते हो किससे डिनोट करते हैं? सर एन से। ये एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। किसके सर? सॉल्यूट लगा देंगे तो क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल सर। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है सर? सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। अगर लीटर में नहीं है तो चेंज कर लेना सर। कैसे? ऊपर का 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। आ गया समझ में? बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आपको पेपर में या बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको कभी भी नंबर ऑफ मोल नहीं देंगे, वो सच में नहीं देंगे कभी। नंबर ऑफ मोल की जगह आपको मास देंगे। क्या देंगे? मास। तो आपको नंबर ऑफ मोल के कुछ फॉर्मूले याद है? सर याद कुछ नहीं है, आप बता दोगे हम याद कर लेंगे। सर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास के टर्म में क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। कर दो तो क्या निकल आता है? नंबर ऑफ मोल। क्लियर है? कोई डाउट नहीं सर, ध्यान से सुनना। तो नंबर ऑफ मोल का क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो सर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये किसका फॉर्मूला हो गया? नंबर ऑफ मोल का। ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात मैं बता दूं, इससे कंफ्यूज मत हो जाना सर, कैपिटल एम से मोलरिटी भी नोट कर रहे हैं और यहां मोलर मास भी, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैंने यहां लिख दिया सॉल्यूट, क्योंकि मोलरिटी सॉल्यूशन की होती है और ये हमेशा किसका है? सॉल्यूट का। ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सर ये लीटर में है तो ठीक है, अगर ये ml में है, अगर ये ml में है तो यहां पे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये लीटर में है तो बहुत ध्यान से सुनना, धोखे से भी ना कर देना 1000 का मल्टीप्लाई अगर लीटर में है। आ गया सर समझ में? बिल्कुल। तो ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से यूज करना है, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। कोई दिक्कत है? आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, मोलरिटी निकाल लेंगे, बिल्कुल सर कायदे से निकाल लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और, कभी कभी हो जाता है, ये तो आपको दोनों गिवन होंगे, क्या सर ये गिवन होगा? एक आध क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन ना हो। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, अगर सॉल्यूशन में डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम गिवन नहीं होगा, इस बात को याद रखना। अगर मोलरिटी के किसी भी क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की तो वॉल्यूम गिवन नहीं होगा। तो सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? फिर आप सभी को पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? तो बताओ सर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का है तो ये मास भी किसका होगा? सॉल्यूशन का। डेंसिटी भी सॉल्यूशन की। तो एक फॉर्मूला सर हम लोग और लिख सकते हैं। कह दो सर इतने सारे फॉर्मूले बताओगे? आप तो बताते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद तो हम ही को करने पड़ेंगे ना। नालायक को एक बात बताओ, इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। ये 11th क्लास के थे नहीं थे? क्या तो सर 11th क्लास अगर आता होता तो फिर कहानी अलग होती। हाँ चलो सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर गिवन ना हो तो सर आप कैसे? डेंसिटी गिवन होगी तो फॉर्मूला क्या रख दोगे? मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन
अपॉन डेंसिटी होगा तो अपॉन वाली चीज कहां चली जाएगी सर, ऊपर। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है सर, ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं, टेढ़े जरूर लिखे हैं पर यही यूज करने हैं। बताइए ये कब यूज करना है, जब सर वॉल्यूम मास गिवन हो, जब डेंसिटी और मास गिवन हो तो समझ लेना ये वाला फॉर्मूला। अब सर एक बात, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट मोलैरिटी की बता सकते हैं आप कोई? बहुत अच्छे से सर बताइए, ऊपर क्या है, मोल है और नीचे लीटर, तो यूनिट में आप मोल पर लीटर आप यूज कर सकते हो। या फिर जब भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू कभी आंसर आएगा तो आप उसमें कैपिटल एम भी लिख सकते हो। सर कैसे, मान लो आंसर आया 2, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 मोल पर लीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2m। इसका मतलब भी क्या होता है, मोलैरिटी। बाई चांस यूनिट भूल गए तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी आप कर सकते हो। आगे समझ में? बिल्कुल सर, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन करें एक चीज और, क्या सर मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है। आप सभी को पता होगा टेम्परेचर को चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम है। टेम्परेचर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज इफ वी चेंज द टेम्परेचर देन वॉल्यूम चेंज, इफ वॉल्यूम चेंज देन मीन्स मोलैरिटी इज ऑल्सो चेंज। आगे समझ में? तो इट मीन्स मोलैरिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर। मतलब जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम हो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। आ गया सर समझ में? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल। पर याद रखना न्यूमेरिकल के लिए दोनों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए सर, याद। मैं डाल दूं मैं? बिल्कुल। पर याद रखना अब मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं उसके लिए आपको फॉर्मूले दोनों याद होने चाहिए सर। क्या सर, दोनों याद? चलिए सर करते हैं कुछ ध्यान से। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है ये सर। 9.8 ग्राम लो सर, 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन लो इन 2 लीटर सॉल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। ठीक है, एक बात और, आपको मोलर मास में हम गिवन दे रहे हैं। देखो एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं होगा इस बात का, तो आप हम तय मान ले रहे हैं। एनसीईआरटी में आपको निकालना पड़ेगा। कैसे सर? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से आप मोलर मास निकालना जानते होंगे सर, जानते नहीं जानते? बिल्कुल। नहीं जानते हो तो एक आध में मैं बता दूंगा सर कैसे निकालते हैं, पता है ना? इसका एटॉमिक मास प्लस इसका मोलर मास निकल आता है। अब सर एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे, वो एनसीईआरटी के जस्ट पीछे दिए गए होंगे। तो क्लियर है, बोर्ड के पेपर में तो आपको गिवन होगा, पूरा बोर्ड के पेपर में आपको मोलर मास गिवन होगा, क्योंकि उनका लॉजिक पता क्या होता है, उनका मकसद होता है सर आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए। वो नहीं कहते कि आप किसी चीज को याद करो, उनका पर्पज ही नहीं होता है। वो कहते हैं अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप करके दिखाइए, कोई चीज याद करके मत आइए। इसका मतलब ये नहीं फॉर्मूले याद करके ना हो। ठीक है, आ गया समझने? बिल्कुल। चलिए सर मोलैरिटी निकालते हैं। एक बात बताओ पहले, क्या क्या गिवन है सर? 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इतना तो समझ गए होंगे ये सॉल्यूट है और इतना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जब गिवन हो तो फॉर्मूला तो पता है ना सर, मास ऑफ, अरे पता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है सर, और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ml में होता है तो 1000 का मल्टीप्लाई। बताइए सर सॉल्यूट का मास कितना है? 9.8 ग्राम। 9.8 अपॉन मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास सर 98, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है सर? 2 लीटर। कोई दिक्कत है? तो इस वजह से मैंने 1000 का मल्टीप्लाई नहीं किया। पॉइंट हटा दो, 0 से 0 सर, 1/20। तो ये कितना हो जाएगा सर? 0.05 मोलर, 0.05 मोलर या 0.05 मोल पर लीटर भी हम लोग बोल सकते हैं। आ गया समझ में सर? कोई डाउट? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है सर। आप एक क्वेश्चन और कह रहे थे, बिल्कुल वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल सर, देखो यहां पे कैलकुलेट द मोलैरिटी। बहुत ध्यान से देखना, इससे कवर हो जाएगा सारा, मोलैरिटी कवर हो जाएगी। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing, if the density of solution, density of, बहुत ध्यान से देखना इस बात को सर, if the density of 20% glucose by mass, लो by mass, ठीक है, if the density of 20% glucose by mass
इज 1.2 ग्राम पर ml। क्लियर है? बिल्कुल सर, ये सारी चीजें आपको क्या है गिवन। अब आपसे कह रहे हैं मोलरिटी निकालो। और एक बात आपको और गिवन है, जैसे मैंने कहा था कि आपको मोलर मास क्या होगा गिवन, एनसीईआरटी में गिवन नहीं होगा, इस बात को याद रखना। नहीं तो कहने को सर बताओ अब हम कैसे निकालें, तो उसको भी निकालना हम बता देंगे। चलिए ध्यान से देखें सर, बिल्कुल कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी निकालनी है। अब एक बात बताओ, हमें क्या दी गई डेंसिटी, इतने सॉल्यूशन की डेंसिटी ये है। अच्छा सर पता गलती कहां कर देते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, कैसे डेंसिटी ऑफ जे, डेंसिटी के बाद 20% लिखा है मतलब जे डेंसिटी है, यही तो मान, आधे से ज्यादा लोग यही मान लेते हैं सर डेंसिटी के बाद 20% मतलब डेंसिटी की वैल्यू 20। नालायक को यूनिट तो पता होती है डेंसिटी की क्या होती है, ग्राम पर एमएल या पता है ना, तो ये यूनिट से ही पहचान लिया करो डेंसिटी है। नहीं तो कुछ लोग तो पहचान लेते यही डेंसिटी है, कैसा जो उसके पास लगी वही वैल्यू होती है इसकी, तो दिमाग लगाना थोड़ा बहुत। आप सुनो, डेंसिटी गिवन है आपको, पहले सुन लो क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में 1.2 ग्राम पर ml। चलिए सर पहले हम गिवन चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। और क्या गिवन है आपको, अरे नाले को दिख रहा है ना, मैं इसको सेपरेट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, 20% ग्लूकोज बाई मास आ गया, उसका मतलब बिल्कुल 20% ग्लूकोज बाई मास। याद है मैंने नोट करके कुछ लिखवाया था, इसके अंदर कई राज छुपे हैं, कई राज। अब वो राजों को निकालने सर कौन कौन से राज, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब कि 20 ये क्या होता है सॉल्यूट, जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है सॉल्यूट, 20 ग्राम ग्लूकोज, सॉल्यूट हमारा क्या है ग्लूकोज। प्रेजेंट इन सर, और बाकी परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? चलिए तो आपको दो चीजें मिल गई सर, एक तो सॉल्यूट का मास मिल गया और एक सॉल्यूशन का मास मिल गया, नहीं मिल गया। तो इसके अंदर कितने राज छुपे थे सर, 2 राज। अब आप निकाल सकते हैं सर क्या मोलरिटी, बताइए सर कैसे। मोलरिटी का फॉर्मूला वो वाला बताओ जो डेंसिटी वाला था, डेंसिटी वाला बताइए सर कौन सा, सर मास ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल। और डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो था ही था, वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम की जगह क्या होता है सर मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर था, याद है ना, बिल्कुल सर। और अगर ये ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। बताइए मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, बहुत ध्यान से देखना सर, ये 20 ग्राम। तो राज की बात है, ये पहचान लिया आप लोगों ने। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको 1.2 इन 2000। मोलर मास कितना गिवन था सर 180। और मास ऑफ सॉल्यूशन सर ये गिवन है 100 ग्राम। बहुत ध्यान से देखना बेटा इस चीज को, ये 2 जीरो गए, 1 जीरो और गया सर, और तरीके से चला जाएगा, किससे, बिल्कुल देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 12 अपॉन 18, ये 2 9 जा 18 और ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 अपॉन 3 सॉल्व कर लोगे ना, लाइक नहीं कर पाएंगे करो सर, 3 बन जा 3, 1 कैरी आई सर, 3 3 जा 1.3 मोलर लिख दो या मोल पर लीटर, कोई दिक्कत? ये आंसर आ गया ना सर समझ में आपको, बिल्कुल सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मोलरिटी कैसे निकालते हैं। अब बताइए क्या बचा है सर, मोलैलिटी। कोई डाउट तो नहीं है सर इसमें, बिल्कुल डाउट नहीं है। अब सर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना सर ऐसा हम आराम से निकाल सकते हैं, एनसीईआरटी के इंटेक्स में भी कुछ क्वेश्चन है, आप आराम से निकालिएगा। अच्छा एक टॉपिक इसमें और बनता है सर, बताइए क्या, डाइल्यूशन का। फॉर डाइल्यूशन सर ये क्या है, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना, क्या मिलाना, पानी। बात करें हम लोग सर, बिल्कुल मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, यहां एक सॉल्यूशन भरा है, ठीक है, इसकी मोलैरिटी कितनी है m1, कितनी है m1, इसका वॉल्यूम कितना है b1, ठीक है। चलिए हमने इसमें डाइल्यूशन कर दिया सर, पानी मिला दिया, पानी मिलाने से पता है क्या चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज हो गया सर, कितना b2। अरे पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या हो जाएगी, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो सर एक बात बताओ, अब नया मोलैरिटी जो आएगी वो कैसे निकालोगे, तो याद रखना है इसमें एक चीज है जो कांस्टेंट रहती है, बताइए क्या। अगर नंबर ऑफ मोल की बात करें, पहले भी नंबर ऑफ मोल n1 है और अब मान लो नंबर ऑफ मोल n2, नंबर ऑफ मोल कभी चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ मोल कभी चेंज नहीं होते, किसके, सॉल्यूशन में, सॉल्यूट के कभी नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते, कितना भी पानी मिला दो। सर जरा ध्यान से, आपको ये तो पता था मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, ये पता नहीं पता है सर, बिल्कुल। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा m into b, होगा नहीं होगा सर, बिल्कुल। तो
डाइल्यूशन के दौरान अगर हम बात करें तो सर N1 बराबर N2। सर ये क्या है, नंबर ऑफ मोल बिफोर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डाइल्यूशन, ये हमेशा क्या रहते हैं, बराबर। तो N1 बराबर क्या होता है सर, M1B1 इज इक्वल टू M2B2। तो ये फॉर्मूला याद रखना जब भी डाइल्यूशन करो। मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें आपने पानी मिला दिया तो वॉल्यूम चेंज हो गया, आपसे पूछते हैं कि आप बताओ कि नया जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी क्या है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के, M1B1 इज इक्वल टू M2B2। कायदे से इसको नोट करना। सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कर ले इसके क्वेश्चन, बिल्कुल सर आप जैसा कहो वैसा कर लें। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही कर दे रहे, ठीक है। 200 ml ऑफ, ठीक है, 200 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। चलिए हमने सर इसमें डाइल्यूशन कर दिया, मतलब पानी मिला दिया, क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी होगी, और वॉल्यूम मान लो चेंज हो गया 400 ml, और आप कह रहे हैं नई मोलरिटी बताओ। क्या बताओ, मान लो x मोलरिटी आ रही है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं x की वैल्यू बताओ, बता लोगे सर, बहुत कायदे से बता लेंगे। सर ये क्या हो गया M1, ये B1, ये क्या हो गया वॉल्यूम B2, और ये क्या हो गया मान लो M2। तो आपको तो पता है सर डाइल्यूशन में क्या होता है, M1B1 इज इक्वल टू M2B2। सर शाबाश, ये तो फॉर्मूला में बहुत अच्छे से याद हो गया। M1 आपका कितना है सर, M1 है हमारा 0.1, कोई दिक्कत। सर B1 कितना है सर 200, सर M2 कितना है सर X, वही तो हमें निकालना है, और B2 400। नाला को मल्टीप्लाई करना तो जानते हो, आधे से ज्यादा लोग तो यही गड़बड़ा जाते हैं कि मल्टीप्लाई ही नहीं होता सर, बस सारे क्वेश्चन फॉर्मूले हमले सब रह जाते हैं, गुड़ा ही भाग नहीं आता। हाँ तो कोशिश किया करो कि वो चीजें आ जाए आपको। तो 0.1 इंटू 200 और अपॉन 400, अरे इतने तो पढ़े लिखे हो ना, ये से ऐसे कट गया 2 2 जा 4, तो 0.1 अपॉन 2। सर कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर, कैसी बात कर रहे हैं, 0.05, और यूनिट क्या होगी, मोलरिटी। आ गया समझ में, कोई डाउट सर, बिल्कुल आ गया सर क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि मोलरिटी अब पूरी तरीके से खत्म होता है। अब बचे हमारा कौन सा, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। सर इतनी सारी चीजें आप पढ़ा रहे हो ना, कहीं भूल ना जाए, टेंशन मत लो, तुम आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली सर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोलैलिटी।